जब ईरान के ऊपर से पाबंदियां दौराने जंग उठी तेल की सेल के हवाले से, जाके भारत ने और दीगर ममालिक ने फटाफट फायदा उठाया और मिलियंस ऑफ बैरल के उनके साथ मुआहदे कर डाले। पाकिस्तान सोया हुआ था। आप ये देख लीजिए कि ये अभी मुआहदा हुआ नहीं था, लेकिन अभी हमें उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। यानी कि अमेरिका की यारी जो है वो ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आने वाले दिनों के हवाले से हालात किस कदर बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के अंदर कमी हो गई है और उसका इतलाक़ भी हो चुका है, लेकिन क्या ये पेट्रोल की कीमतों में कमी ही होना है? यही समर है इस पूरी जंग के नतीजे के अंदर जो पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानी दी, या पूरी दुनिया ने जो मुश्किलात का सामना किया, या फिर आने वाले दिनों के अंदर हमें ये देखने को मिलेगा कि बहुत से महाजों के ऊपर बहुत सारी सहूलियात जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक को मिलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन इस सारे मंजरनामे में हम आज भी अगर देखें तो लबनान से हमें अच्छी आवाज़ें नहीं सुनने को मिलती। लबनान का मंजरनामा हौसला अफजा नहीं है। तो ये होने वाला जो MOU है, ये हतमी मुआहिदे में जो शक्ल इख्तियार करेगा, तो वो शक्ल किस हद तक डरावनी होगी, किस हद तक हौसला बख्श होगी, या किस हद तक वो ईरान को तक़वियत दे सकती है, उसकी मईशत को और उसके इलाकाई हरीफों के मुकाबले में हलीफों को। तो इसी मंजरनामे पे मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल। बहुत शुक्रिया गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। गुल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो ख़बरें हैं, उन ख़बरों की बुनियाद के ऊपर क्या पाकिस्तानी आवाम को सिर्फ यही सुनने को मिलेगा कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई और मुस्तकबिल में भी कम हो जाएगी, या फिर कुछ और भी सुनने को मिलेगा कि बॉर्डर खुले हैं, तजारत हो रही है, बिलियन डॉलर्स की अशिया एक दूसरे के ममालिक के अंदर जा रही हैं, पाकिस्तान तेल जो है वो खित्ते के ममालिक से ख़रीद रहा है, पाकिस्तान बिजली कहीं से ख़रीद रहा है, गैस पाइपलाइन जो है उसके अंदर तोसी हो चुकी है? क्या ऐसा भी सुनने को मिलेगा, या फिर हम ये समझें कि माजी की किताबों के अंदर ये तमाम तर तहारीर जो हैं ये दफन हो चुकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, मुझे ये बताएं, आप सच सुनना चाहते हैं या तसल्ली? सर, सच तसल्लियाँ तो दहाइयों से लोग सुनते रहे। वो अब तो जाके वो जुमला ये हो गया है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से नहीं गुजर रहा, बल्कि नाजुक मोड़ से जो नाजुक मोड़ है वो पाकिस्तान से गुजर रहा है। तो इसलिए सूरत हाल जो है वो हकाइक पे मबनी जो है वो बताइए सर। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है पेट्रोल के हवाले से, मेरे ख्याल है कि आप देख लीजिए, जंग शुरू होने से कहा गया था कि जब जंग खत्म होगी तो जब वो कीमतें जो जंग शुरू होने से पहले थी हमारी, वो ही बरकरार की जाएंगी। लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा नहीं हुआ। गो के इस टाइम पे तिजारत खुल चुकी है, बॉर्डर तो कभी भी बंद नहीं था ईरान के साथ, लेकिन अब हकायक ये है कि पहले वाली भी कीमत जो थी वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल था उसको अदा करना। और उससे जो चले कुछ तबका जो है वो तो शायद बर्दाश्त कर ले जैसे तैसे करके। अब हकीकत यह है कि जो अमीर तबका है उसको भी अब क्रंच महसूस हो रही है, तकलीफ महसूस हो रही है। उसके लिए ये करना अब मुमकिन नहीं रहा। अब ठीक है कि आप ये देख लीजिए कि 35% पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो चुकी है, और अगर ये बंद हो चुकी है तो ये जब खुलेगी तो उसके क्या वजूहात होंगी जिन पे खुलेगी। दूसरी जानिब अगर आप बलूचिस्तान के हवाले से देखें तो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो गई है या अभी वहां मजीद बतदरीज इसके अंदर गिरावट आ रही है? तो नजर नजर तो गिरावट का आ रहा है। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, 2/3 दहशतगर्दी जो है वो आपकी बलूचिस्तान में हुई है, जिसका मतलब यह है कि ईरान का बॉर्डर आपके लिए फिलहाल काबिले इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो है वो आपका जो गवादर पोर्ट है उसके ऊपर इंटरनेशनल लोगों की नजरें हैं, और यही वजह है कि बलूचिस्तान को उन्होंने दहशतगर्दों की अमाजगाह बना के रख दिया। अभी हालिया जो सिर्फ 4 दिन पहले गालिबन
जब यूनाइटेड नेशन में 1267 करारदाद के तहत, जिससे आप किसी को दहशतगर्द करार दिलवाते हैं, उसके साथ से मुंजमद करवाते हैं, सफरी पाबंदियां आयद करवाते हैं और दीगर इस किस्म के जो उनके सपोर्टर होते हैं या सोशल मीडिया अकाउंट उनके बंद कराए जाते हैं, उसको आर्टिकल 1267 कहा जाता है। जब ये सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद के मुतालिक बात आई, बीएलए और मजीद ब्रिगेड को, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने और बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया, उसके ऊपर मजीद कहा गया कि जनाब आप सबूत और शवाहिद दें। तो क्या जब अमेरिका ने और इन ममालिक ने उनको दहशतगर्द करार दिया था, तो बगैर सबूत और शवाहिद के थे जो अब हमसे सबूत मांग रहे हैं? तो आप ये देख लीजिए कि ये अभी मुआहदा हुआ नहीं था, लेकिन अभी हमें उसके समरात मिलना शुरू हो गए हैं। यानी कि अमेरिका की यारी जो है वो ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती। अब जो उसका दूसरा पहलू, आप देखें कि मुआहदा इस्लामाबाद में बिल्कुल हुआ पड़ा था, बिल्कुल आप समझे कि हमारे मुंह से निवाला निकाल के पहले जेनीवा ले जाया गया, फिर जो है वो दूसरा क्या नाम है उसका, जगह का नाम बुगिनस्टॉक, वहां लेके जाया गया और वो भी अभी जो है वो मामला उस अंदाज में नहीं पड़ा। अभी तो खैर हमारे आज गए हैं वजीर दाखिला, एक दफा, चौथी दफा दोबारा गए हैं ईरान, और देखें वहां क्या बातचीत होती है। लेकिन ईरान ने भी कहा कि जनाब अगर लबनान के ऊपर जंग जारी रखनी है तो मतलब तो यही है कि खित्ते के अंदर अमन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, लबनान पे बाद में बात करते हैं, पहले पाकिस्तान की बात खत्म कर लें। देखिए हमारे लिए तिजारत तो बहुत बढ़ सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पहले भी मुतअद्दद बार आपके प्रोग्राम में भी गुजारिश की कि $90 बिलियन का यूएई के साथ ईरान का ट्रेड था, जो कि खत्म हो गया। अब मजीद उसके अंदर मुझे कहीं बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, चाहे माफी तलाफी हो जाए जो मर्जी, लेकिन सुलह होने के बावजूद मामलात वैसे नहीं रहेंगे क्योंकि शीशे में दरार आ गई है। तो ये पाकिस्तान ने इसके सिलसिले में क्या किया, हजूर वाला, पाकिस्तान सोया हुआ था जब ईरान के ऊपर से पाबंदियां दौरान जंग उठी, तेल की जो है वो पैदावार के हवाले से और तेल की सेल के हवाले से, तो रूस के ऊपर से भी उठी। जाके भारत ने और दीगर ममालिक ने फटाफट फायदा उठाया और मिलियंस ऑफ बैरल के उनके साथ मुआहदे कर डाले। पाकिस्तान को तो हुर्मुज की जरूरत ही नहीं थी, पाकिस्तान का तो बॉर्डर ही चल रहा था, तो अच्छा, फिर आपने गुल उस साहब टाइम पे हकीकत फैसला क्यों पसंदाना नहीं किया? होकर देखें तो आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ हमारे वैसे भी जो तेल की ख़रीदारी के मुआहदे हैं वो माजी के अंदर नहीं थे। हाँ, जिस तरीके से ईरानी रिफाइन तेल पाकिस्तान में आता है वो आप भी जानते हैं, आधी दुनिया जानती है, वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिन ममालिक ने उसके साथ एग्रीमेंट किए वो तो पाबंदियों के दौर में भी उनसे ख़रीद रहे थे, चाहे शैडो फ्लीट के ज़रिए ख़रीद रहे हों, चाहे बबांगे दोहल ख़रीद रहे हों, तो उन्होंने ही उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो बड़ी तादाद के अंदर या मिकदार के अंदर की है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन था कि पाकिस्तान उस वक्ती तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए क्या इकदाम उठाता? पाकिस्तान जो है वो अपना ट्रेड जारी रखता ना, बॉर्डर के जरिए जो अभी आपने तरीका कार बताया है उसी को लीगलाइज कर देते। आपका बेहतरीन तरीके से आ सकता था, आप उस टाइम पे सस्ते दामों पे तेल खरीद सकते थे। देखें ये बात तो अब मुझे कोई ना बताए, क्योंकि माजी के 4 ईरानी सदूर अपने मुंह से मुझे बता चुके हैं कि हम तकरीबन पेट्रोल को 16 रुपए और डीजल को 8 रुपए लीटर आपके बॉर्डर पर देने के लिए तैयार हैं। बिजली को 4 रुपए यूनिट आपको देने के लिए तैयार है और 105 मेगावाट का मंसूबा तुर्बत में ऑलरेडी ईरान से बिजली आ रही है और वो वहां से चल रही है। अब आपने क्या करना है, उसको कनेक्शन देना है मेन ग्रिड के अंदर, ताकि पूरे पाकिस्तान के जो बिजली का मसला है वो हल हो जाए। लेकिन आप नहीं ले सकते। गैस पाइपलाइन का मंसूबा मेरे ख्याल में 1 दिहाई से ऊपर हो गया है, बल्कि कहीं मेरे ख्याल में शायद तकरीबन 2 दिहाइयां हो रही हैं कि उन्होंने आपके बॉर्डर पे लाके गैस दे दी है। 550% गैस की कीमतों में कमी वाकया हो सकती है अगर आप ईरान से गैस ले लें, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि गैस की न सिर्फ कीमत बल्कि उसकी तरसील भी जो है वो रेगुलर रहेगी, यानी कि लोड शेडिंग वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं बात, इन तीनों चीजों को रिलेट करते हैं, फ्यूल, बिजली और गैस। ये 3 चीजें हैं कंपोनेंट बुनियादी, जिनके ऊपर आपकी इंडस्ट्री चलती है, जिसका मैंने जिक्र किया कि वो बंद हो गई है। अगर यहाँ गैस, बिजली और फ्यूल
उनको सस्ता मिलेगा, मुस्तकिल मिलेगा, तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तरक्की होगी या खुशहाली आएगी या अदर वे राउंड होगा। तो ये तो बात तो बड़ा वाज़ेह है। दूसरी जानिब जो है, उस टाइम पे हुकूमत ने नहीं सोचा, जो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, और हुकूमत ने चले ईरान के साथ कोई प्रॉब्लम थी, आप रूस से तेल खरीद सकते थे, आपने क्यों नहीं खरीदा, आपको किसने मना किया था? तो ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर मैं सिर्फ एक जुमला ये कहूँगा कि अगर आपने मगरिब का बनाया हुआ जो असूल था, हम्म। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो 9/11 के बाद वजूद में आया, अगर आपने उस पर चलना है तो गुड लक टू यू, क्योंकि उसमें खैर का रास्ता नहीं है। और अगर आपने ईस्ट की सोच से चलना है, यानी कि चाइना की और मशरिक की सोच से चलना है, तो आप ही आप होंगे इंशाल्लाह ताला। ये परवाज जो है ना, इसके अंदर करगस और शाहीन एक ही सतह जो है वो एक ही फजा में परवाज करते हैं, लेकिन करगस का मुकाम और है, शाहीन का मुकाम और। इसलिए आपको ये फैसला अब करना है। इट इज हाई टाइम अच्छा, कि आप गुल फैसला साहब करें। एक चीज़ बताइए, आपने बड़ी होशरुबा बात की कि 4 सुदूर साबिक, चले मौजूदा की बात नहीं करते, साबिक 4 सुदूर ने आपको ये बताया कि 16 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 18 रुपए फी लीटर डीजल बॉर्डर पे देने को तैयार 8 रुपए। 8 रुपए पेट्रोल, 8 रुपए। 8, आप कह रहे हैं कि 8 रुपए पेट्रोल और 16 रुपए डीजल। सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो गई, खत्म सर हो गई थी। एक बार फिर से बताइएगा कि कितने रुपए फी लीटर पेट्रोल होगा और कितने रुपए फी लीटर डीजल होगा। 16 रुपए पेट्रोल, 8 रुपए लीटर डीजल। अच्छा, तो ये 4 सुदूर आपको मुख्तलिफ अदवार के अंदर बता चुके होंगे, तो ये आखिरी बार जब बात हुई तो उसको कितना अरसा गुजर चुका है? इब्राहिम रईसी साहब जो अच्छा, पाकिस्तान आए थे। तो सर उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत देखें तो उस वक्त तो अ, 125 के करीब थी। अगर उस वक्त यासिर की साहब, बात, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज पता नहीं शुरू में ब्रेक हो रही है, बिल्कुल कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मुझे शुरू में एकदम बैठ जाती है अच्छा आवाज। गुल साहब, अगर अब आपको आवाज आ रही है तो मेरा अब ठीक है। आपने जब पाकिस्तान का दौरा किया था, और मैं अगर गलत बयानी से काम नहीं ले रहा, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो 125 के करीब थी, 125 रुपए फी लीटर। अगर उस वक्त वो बात कर रहे थे 16 रुपए फी लीटर, तो उस हिसाब से अगर अब पाकिस्तान के अंदर कीमत देखी जाए तो 299 रुपए है, लेकिन जंग से पहले की कीमत देखी जाए तो तब भी 250 के करीब जो फॉल कर रही थी। तो ऐसी सूरत हाल में वो 16 रुपए बढ़ के 22 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन मेरा असल सवाल ये है कि क्या वो क्रूड ऑयल मिलना था या फिर रिफाइन ऑयल मिलना था? जी, ये मैं वो बात कर रहा हूँ। आप बेहतर ये है कि मेरे बजाय किसी को भी ताफ्तान के अंदर या 250 क्रॉसिंग से या दीगर जगहों पे आप उनसे बात कर लें, बलूचिस्तान में उनको ये रेट मिल रहा है बॉर्डर के ऊपर, जो इस टाइम पे स्मगल शुदा फ्यूल आ रहा है, जो तकरीबन इस टाइम पे पूरे बलूचिस्तान की जरूरियात को पूरा कर रहा है। और साथ ही साथ 14% पाकिस्तान के टोटल जो इस टाइम पे प्रोडक्शन है, यानी कि जो जरूरियात हैं, उनको वो पूरा कर रहा है। हजूर वाला जब हमारे आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए थे पाकिस्तान में, जब वो आर्मी चीफ मुकर्रर हुए, तो उस टाइम पे तकरीबन 11 मिलियन लीटर पर डे ईरान का स्मगल शुदा तेल जो है वो पाकिस्तान आ रहा था, पेट्रोल और डीजल। ठीक है। उसके बाद वो कम होके तकरीबन 6 मिलियन लीटर पर डे रह गया, और अब गालिबन वो 4 मिलियन के ऊपर है, क्योंकि आर्मी चीफ साहब की हदायत के मुताबिक उसको खत्म किया जा रहा है, स्मगलिंग को बिल्कुल क्रश किया जा रहा है। इस वजह से ये 4 मिलियन लीटर पर डे फ्यूल आज भी आ रहा है और इन्हीं रेटों पे आ रहा है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए, चलें एक अंदाजे के मुताबिक 60 दिन के लिए इसे लीगलाइज करते हैं, चैनल हमारे पहले से काम कर रहे हैं, बस ये है कि वो स्मगलिंग को आपने लीगलाइजेशन के अंदर तब्दील करना है। तो कैपेसिटी क्या है, एक दिन के अंदर कितना पेट्रोल आ सकता है पाकिस्तान में, और 2 महीनों में पाकिस्तान को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, ये जितना अभी आ रहा है ये लीगल वे के जरिए नहीं आ रहा, और एलपीजी पाकिस्तान में आ रही है, उनकी बकायदा ईरानी एलपीजी। मेरे ख्याल में कोई एलपीजी प्लांट ऐसा नहीं है जिस पे ईरान की
दो किस्म की एलपीजी आती हैं। एक म्यारी एलपीजी आती है जिसके अंदर कोई खोट नहीं होता, ब्यूटेन और प्रोपेन की उसमें तनासब बिल्कुल दुरुस्त होता है। दूसरे के अंदर तेल आ जाता है, उर्फ आम में वो चूल्हे काले करना शुरू हो जाता है। वो जो एलपीजी है वो मिक्सिंग की जाती है, हमारे भाई लोग करते हैं यहाँ, जो हमारे ताजिर बरादरी है वही ये काम करती है, वरना ऐसा वहां से नहीं आता। उनकी रिफाइनरीज बड़ी स्टैंडर्ड की हैं। देखिए ना, उनका चाइना में वो फ्यूल भेज रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है, चाइना में कोई बहुत गंदी क्वालिटी यानी जा रही है? हमारे यहाँ एक तासुर है अब्दुल्ला भाई के बरसों से, अभी का नहीं है, बरसों से तासुर है कि जो ईरानी तेल आता है गदला तेल होता है, मिक्सिंग उसके अंदर होती है, वो पाकिस्तानी तेल जैसा नहीं होता, और वो गाड़ियों के अंदर डलवाया जाए तो गाड़ियों के इंजन खराब हो जाते हैं। ये एक मिथ है हमारे यहाँ, और ये बहुत अरसा पहले से राइज है, अब की नहीं है। तो उसकी वजह फिर क्या है? यासिर भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही है। ये बिल्कुल, इसमें कोई जो है शक व शुबा नहीं है कि आप ईरानी तेल डालेंगे तो आपके गाड़ियों के हेड खराब हो जाते हैं, कार्बोरेटर खराब हो जाते हैं, उनके बहुत सारे और मसाइल आ जाते हैं, प्लग्स खराब हो जाते हैं। लेकिन क्या ये ईरान का कसूर है? नहीं, ये ईरान का कसूर नहीं है। मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ। ईरान से पेट्रोल और डीजल बिल्कुल सही हालत में आता है। उनके अच्छा। पास जो ट्रक्स हैं, जो पाकिस्तान के ट्रक्स जाते हैं, जो एलपीजी लेने जाते हैं, भर भर के फ्यूल वो डलवा के आते हैं, तो वो खराब क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि वो क्वालिटी का तेल डलवा रहे होते हैं। जब आप उसमें मिक्सिंग करते हैं पाकिस्तान के अंदर लाके, अब ये आता कैसे है? एक नीले रंग की वैगनें होती हैं, और ये ऐसे डबल के अपना सिंगल केबन पिकअप्स होती हैं, डाले जिसको उर्फ आम में कहा जाता है। वो डाले यानी आते हैं, उनके अंदर बड़े पुराने बड़े दौर में मोहल्ले में जो छोटी छोटी दुकानें होती थी, वहां पे जो मट्टी का तेल देने के लिए जो छोटी गाड़ियां आती थी, वैसी गाड़ियों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बकायदा जैसे सिंगल केबन की पिकअप होती है टोयोटा वगैरह की, ठीक। इस तरह से, लेकिन ये उनकी ईरानी बनी हुई हैं। पुरानी पुरानी गाड़ियां होती हैं, लेकिन नीले रंग की होती हैं। इनके ऊपर नीले नीले रंग के वो 20-20 किलो के, या मतलब 50-50 लीटर वाले, या बड़े बड़े 200 लीटर वाले ड्रम लोड होते हैं। अच्छा। उनके अंदर फ्यूल या डीजल जो भी आपने डालना होता है वो उनको डाला होता है। ठीक। अब जब ये यहाँ आते हैं पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर के ऊपर, अच्छा, ये गाड़ियों में भी आते हैं। अच्छा, ये एक मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, मैं आपको वीडियो भी बल्कि भेजूंगा, आप देखिएगा। वो आता है गौल के गौल, और ये मेरी वीडियो नहीं है, बीबीसी की बनी हुई वीडियो है। जैसे चिड़ियों का गौल आता है ना, इस तरह से वो रोजाना सुबह एक भरमार होती है। मतलब जिस जगह से देखें गाड़ियां आ रही होती हैं, वही नीली गाड़ियां, उनके ऊपर नीले ड्रम लोड होते हैं। कोई मोटरसाइकिल पे ला रहा है, कोई छोटी गाड़ी पे ला रहा है, कोई सुजुकी जैसे पिकअप के ऊपर लोड करके ला रहा है। जब ये यहाँ आ जाते हैं बॉर्डर के साथ, तो यहाँ इन्होंने रखे हुए होते हैं, तालाब बनाए होते हैं। तालाब बनाए होते हैं, उनमें नीले रंग का एक तरपाल बिछाया होता है। वो कभी आपको याद होगा कि यूएन के तरपाल आया करते थे, वो तरपाल बिछा देते हैं, इसमें ये उंडेल देते हैं। डीजल को डीजल में, पेट्रोल को पेट्रोल में। यही हमारे भाई लोग काम करते हैं। वो इसके अंदर मिक्सिंग शुरू कर देते हैं, मिक्सिंग करके जितना जितना है वो फिर सर, उसकी सवाल ये तफसीलात पैदा करते हैं। होता है कि जब इतने सस्ते दामों वहां से कोई चीज मौसूल हो रही है, मैं चले ये स्मगलिंग की बात कर रहा हूँ, इसको लीगलाइज करना तो वो बाद में तरीकाकार क्या होगा, इतने सस्ते दामों मिल रही है। मिसाल ले लें, यानी हमने पिछले दिनों में सुना कि ईरानी तेल बलूचिस्तान में जो है वो एक उसकी हद मुकर्रर कर दी गई है कि इस हद से ज़्यादा वहाँ पर बेचा नहीं जा सकता। सस्ते दामों ला के भी जब आपको सैकड़ों की बचत जो है वो 1 लीटर के अंदर हो जानी है, यानी 100 रुपए से जायद फी लीटर में, तो फिर उसमें मिक्सिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर वो आपको पता है कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपको पता है, हर चीज के पीछे अल्लाह की हिकमत है। कहा गया कि मिलावट करने वाले के माथे और जो है वो दाग दिए जाएंगे। तो क्यों फिर ये कहा गया, और मिलावट के लिए कितना सख्ती का हुक्म दिया गया? अब आप यही बताएं। मैं एक नंबर पाकिस्तान में दूध, इसको मिसाल ले लेते हैं। आप यासिर रशीद साहब बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के लिए दूध लेना चाहते हैं, A1 क्वालिटी। आप कहते हैं गवाले को, भाई के क्या तेरा रेट है? वो कहता है जी 225 रुपए नहीं, बाजार में है, मैं आपसे 250 लूंगा। आप कहते हैं भाई 300 दूंगा। जेन्युइन तुम मुझे जो है ना सही भैंस का दूध देना, देगा वो आपको?
सर 10-15 दिन तो देगा, फिर उसके बाद फिर कह देगा जी कि बीमार पड़ गई, उसको अद्वियात दे रहा हूं इसलिए वो थोड़ा सा तब्दील हो गया। तो ये फिर मुख्तलिफ उज़र आ जाते हैं। अभी तो एक नया ट्रेंड है इधर लाहौर में सर, अगर रायवंड वाले एरिया से गवाले ने चलना है और उसने आना है जौहर टाउन के इलाके में या फिर आगे जाना है, तो वो उसमें ना बर्फ डाल के लाता है। वो कहता है ये मिक्सिंग नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, सुबह वहां से चलना है और वहां तक पहुंचाना है, तो अगर ये बर्फ नहीं डालूंगा तो खराब हो जाएगा, तो इसे मिक्सिंग मत समझिए। तो हमारे यहाँ तो ये उज़र सुनने को मिलते हैं। सर ये गवाला जो है ना, ये अपने घर में भी असली दूध नहीं देता। आप भूल जाए इस बात को। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा, आज तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम दूध पी रहे हैं, हमें ये भी नहीं मालूम कि हम ये दूध भी पी रहे हैं या नहीं। पता चलता है कि तेल मिलाते हैं, पता नहीं केमिकल मिलाते हैं, चाहे पता नहीं वो बाल सफा पाउडर मिलाते हैं, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी ये दूध है, जो कि दूध होता ही नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, तो मिक्सिंग की वहां बात कहीं और निकल गई। ईरान पे चलते हैं, मैं आपको चंद चीजें बताता हूं। ईरान में जैतून का तेल जिस कीमत के ऊपर आपको मिलता है, ये पिंडी में बाजोड़ प्लाजा है, जहां आपको मिल जाएगा। सर मुझे इधर से याद आया सर, मैं आप बात आगे बढ़ाइएगा, वो बातों से बातें निकल रही हैं, तो वो इसलिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो जाती है। मैं इस्लामाबाद जाना हुआ एक दोस्त के यहाँ, जो है वो मैं चला गया, रात देर हो गई तो वहीं पर रुक गया। तो अब वहाँ पे मैंने नित नए रंगों के शैम्पूस देखे और ऑयल देखे उसके पास। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार ये तो पाकिस्तान में ब्रांड बिकता ही नहीं है, लिए कहाँ से तुमने? तो मैंने उसमें से एक का इस्तेमाल भी किया और बहुत अच्छा इस्तेमाल था, ज़ाती मेरा तजुर्बा था। यानी मेरे बाल थोड़े से घुंघरियाले हैं और वो सख्त हैं, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी मुलायम हुए। तो मैंने उससे पूछा ये कहाँ का है, तो उसने कहा ये ईरान का है। तो मैंने कहा लेते कहाँ से हो? उसने कहा बाजोड़ प्लाजे से। तो मैंने कहा ये हर वक्त दस्तयाब होता है? उसने कहा जी हर वक्त तो नहीं, लेकिन कभी कभार शॉर्टेज हो जाती है जब सख्ती होती है, लेकिन ये मिल ही जाता है, कोई 1 महीना ना मिले तो 2 महीने बाद मिल जाएगा। तो वो नो डाउट जो ईरानी चीजें आती हैं क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। सर मैं आपको गुजारिश कर दूं, शहद मिलता है कंगी समेत। मैं अभी काश कि मुझे पता होता हम ये बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ सैंपल आपको दिखाता। और वो इतना बड़ा 1 किलो का डब्बा जो है, वो आप हैरान हो जाएंगे कि वो आपको जेन्युइन ओरिजिनल शहद, क्योंकि वहां मिक्सिंग करने का मामला यह है कि सीधा फांसी, वो नहीं छोड़ते इस मामले के ऊपर। उन्होंने कानून बड़े इस्लामी तो हमारे यहाँ तो यहाँ पे सर बड़ी मक्खी को पता नहीं मशीन में डाल के छोटा कर लेते हैं, कहते हैं जी नहीं वाकई छोटी मक्खी का शहद है। तो बाद में पता चलता है कि भाई मैं सर चौलिस्तान गया, तो यहाँ तो मक्खी का शहद नहीं मिलता। सर मैं चौलिस्तान गया हूँ और वहां पे जाके उन्हें कहा कि छोटी मक्खी का शहद दे दें। वो कहते भाई नहीं, बहुत हद है, तो कहीं से पाव ला देंगे। ये किलो शिलो वाला जो कहते हैं ना कि छोटी मक्खी का है, तो फिर ये मक्खी कोई और होगी, ये वो वाली मक्खी नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल आप देखें ना। अब वो 1000 रुपए का, वो आप देखें किलो 1000 रुपए का जैतून, खाने वाले जैतून काले और जो सब्ज हैं, वो ईरान के, आप उनकी पैकिंग देखें। अगर मैं उनके ऊपर हाथ रख दूं, उनका जो लेबल है, और आप ये मुझे बता दें कि जी ये इटली से नहीं आए, तो मैं मान जाऊं इटली या स्पेन के। अच्छा, और जायके के अंदर वैसे ही है। फिर उसके बाद उनकी चीज, जिसको हम पनीर कहते हैं, क्रीम चीज, बच्चे वगैरह ये खाते हैं पनीर वगैरह। भाई ये 25 रुपए का 200 ग्राम, इतना सा वो डब्बा आता है, 25 रुपए का ईरान के बॉर्डर के ऊपर मिलता है। ये आपका जो टैंग होता है, जो आप पीने के लिए करते हैं, रानी जूस का आपका जो 1 कैन है, गालिबन ये 20 रुपए का है। अब यहाँ वो कितने का है? और वो यहाँ मिक्स वाला आता है, वो ओरिजिनल रानी जूस होता है। अच्छा, उसके बाद आप ये कहें कि ये शैम्पू हैं, ये जो हीटर हैं बड़े मशहूर होते हैं, वो जापानी रिनाई के हीटर, एग्जैक्टली द सेम, और रिनाई के साथ कोलैबोरेशन करके ईरान ने बनाए। 5000 रुपए का हीटर, पाकिस्तान में उसकी कीमत 1.5 लाख रुपया है, अगर आपको मिल जाए तो। अच्छा, उसके बाद आप उनकी बाकी मसनूआत को देख लें। मैं आपको मतलब मैं गिनवाना शुरू कर दूं तो यहाँ शाम हो जाए। ये जो रोजाना खाने पीने का तेल होता है, ये आपको पाकिस्तान के तेल से 4 गुना कम मिलता है। ये जो
प्राइसेस बढ़ाते हैं, ये यहाँ बाजोड़ प्लाजा वगैरह में बढ़ा देते हैं। सर्फ जो धोने के लिए होता है, मेरी बेगम जो है वो इस सर्फ को, पाकिस्तान के सर्फ को और ईरान के सर्फ को जमीन आसमान का फर्क देती हैं, क्योंकि वो कम इस्तेमाल होता है, उसकी ज्यादा जो है वो बेहतर सफाई होती है, उसकी ज्यादा चमक आती है, नरम कपड़े को रखता है और ज्यादा खुशबूदार होता है। और वो कीमत के अंदर जितने में आपने समझे किलो का सर्फ का पैकेट लेना है, उतने में आपको 10 किलो का आपको वो मिल जाएगा। तो अब आप कहाँ खड़े में हैं? तो जहां बात हो रही थी, जो ओरिजिनल बात हो रही थी फ्यूल की, वहां की मसनूआत की, और फिर उसके बदले वो आपसे क्या मांगते हैं। मजे की बात यह है कि वो उसके बदले में आपसे मांगते हैं, चावल दे दो, हमें गंदम दे दो, हमें जो है सब्जियां दे दो, गोश्त दे दो। यहाँ दौंदा जो है वो चलता है, आपको पता है 2 दांत वाला जानवर चलता है, ज्यादा लोग जो है वहां बुढ़ी भैंसें, बुढ़ी गाय जो बिल्कुल खत्म होती है, जो 7-8 दांतों वाली होती है या बगैर दांतों की होती है, उसको जो है वो भेजा जाता है और वो लोग ले लेते हैं। अब आप अंदाजा करें, और वो इतना जा रहा है कराची से, मैं कई लोगों को जानता हूं। इसी तरीके से वो आपसे कहते हैं माल के बदले में, और जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कपड़ों की आप हैरान हो जाएंगे कि क्या कपड़े वो बनाते हैं। भाईजान, मैं अभी पिछले साल नहीं, गालिबन उससे पिछले साल गया था एक कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तो वो फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस थी। तो जब वहां मैं बाजार गया, मार्केट में गया, तो मेरे साथ जो ईरानी मेरे मेजबान थे वो साथ थे। अब वहां मुझे एक, मैं मार्केट में, क्या खूबसूरत मार्केट थी कि आपको अगर मैं वीडियोस भेजूं तो आप कहेंगे कि शायद दुबई में भी ऐसा शॉपिंग मॉल्स नहीं है जो तेहरान के अंदर हैं। फुवारे चल रहे हैं और पता नहीं क्या से शीश महल बने हुए हैं। बहरहाल लुबे लुबाब ये है कि जब मैं वहां गया तो वहां एक मुझे कपड़े पसंद आए, तो मैंने एक शर्ट अपने लिए ली, एक मैंने अपने लिए जीन्स ली। मैंने कहा कि ये तो शायद कहीं कोई बाहर की बहुत बड़ी कोई ब्रांड है, तो पता चला कि जनाब ये मेड इन ईरान है। एक ओवरकोट पसंद आ गया। ओवरकोट आपको पता ही है, आप सर्दियों में पहनते भी हैं, बड़े आप खूबसूरत आदमी हैं, तो वो ओवरकोट जो होता है बड़ा मोटे कपड़े वाला, यानी कि जेन्युइन, जिस तरह से वो ब्रिटिश स्टाइल का, वो ओवरकोट की कीमत आपको मालूम है यासिर भाई कितनी होगी? आप तो जानते हैं यहाँ पाकिस्तान में कितनी है उसकी कीमत? सर, अगर आप नॉर्मल रेंज का मकामी यहाँ से लेना चाहें तो आपको मिलेगा 15 से 20 हज़ार का, और अगर आप बाहर बैरूनी यानी मगरबी आप लेना चाहें तो वो उसकी कीमत तो फिर 45 हज़ार से शुरू होती है और 4-4 लाख तक जाती है। सर, वो जो आप टॉप क्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1800 रुपए में था, 1800 रुपए में। 1800 में? सर उतने में तो हमारे इधर लंडे का नहीं मिलता। मैं आपको यही बता रहा हूँ, 1800 रुपए में ब्रांड न्यू, और क्या क्वालिटी थी। जब आप कभी अगली दफा आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा, आप मान जाएंगे कि यार ये कोई चीज है। अब मुझे आप बताएं कि अब आप इसके साथ क्या कंपैरिजन करेंगे? तो आपके लिए बहुत चीजें मौजूद हैं। $90 बिलियन का ट्रेड था यूएई के साथ, आपके लिए खुला हुआ है। लेकिन अगर आप चलना चाहें, आपने फ्यूल क्यों नहीं लिया, गैस क्यों नहीं ली, बिजली क्यों नहीं ली? क्योंकि अमेरिका की इजाजत जब होगी तो लेंगे। बाकी आपने दुरुस्त कहा, जिन मुमालिक ने लेना था उन्होंने धड़ल्ले पे लिया, उन्होंने जो है किसी की परवाह किए बगैर लिया। और आज अमेरिका, हमें याद रखिएगा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा। और उसने अभी अपने जो है वो आंखें दिखाना शुरू हो चुका है। डीएलए और मजीद ब्रिगेड के ऊपर मजीद इस्तफसार करना, उन पे शवाहिद मांगना, और पाकिस्तान के हवाले से कोई जबानी कलामी तारीफें, नरेंद्र मोदी को गालियां, बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी कहां खड़ा था हजूर? G7 के अंदर जो कुछ भी हुआ, G7 में जिस आदमी को उन्होंने, मैक्रोन ने बुलाया था, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि सदर है फ्रांस का, उसके दाएं साइड पे फर्स्ट रो में डोनाल्ड ट्रंप खड़ा था, उसके बाएं जानिब फर्स्ट रो में नरेंद्र मोदी खड़ा था। अभी पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो मैं बतौर पाकिस्तानी, मैं तो जहां मुझे मौका मिलेगा मैं उसका जो है ना, जिसको कहते हैं ना, बैंड बजाऊंगा, क्योंकि ये मेरा दीनी भी मामला है और मेरा एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी मेरा फर्ज है। लेकिन
रियलिटी यह है कि अमेरिका ने 10 साल की दिफाई डील उनके साथ की, पाकिस्तान पे 19%, उन पे 18% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान के ऊपर जो है ज़बानी कलामी तारीफें, उनको अमली सपोर्ट। इसी तरीके से उन्होंने रूस से तेल खरीदा, उन्होंने ईरान से खरीदा, उन्होंने जो है वो उठ के यूएई के साथ जो है दिफाई इसलिए मुआहदा किया। पाकिस्तान जो है वो फवायद हासिल नहीं कर सका जो फवायद हासिल किए जाने थे, जो लेकिन हमारे हाथ में आए हुए जो थे। हाथ में आए हुए हैं, और अभी भी हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। गुल साहब, एक तो मुझे खुशगवार हैरत हुई, मैं मजमूई तौर पे सिर्फ इसी मंजरनामे पे बात नहीं करना चाहता था, मैं तो कुली मंजरनामे पे बात करना चाहता था, लेकिन ईरानी ये जो मुआशी मंजरनामा है उस पर भी आपकी काफ़ी दस्तरस है। तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे हमें इसके ऊपर कोई एक सीरीज़ करनी चाहिए, कोई 2-4 पॉडकास्ट की, कि हम तकाबुली जायज़ा बयान कर सकें कि हम जो चीज़ें बाहर से मगरिब से मंगवाते हैं उनकी कीमत पाकिस्तान के अंदर क्या है, और ईरान से वही चीज़ अगर दरामद की जाती है तो उसकी पाकिस्तान के अंदर कीमत क्या होगी, ताकि एक माहौल ऐसा बनाया जा सके जिसमें सिफारिशात पेश की जा सकें। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि ख़ामनई साहब का जब जनाजा होगा तो खुदा ने अगर मोहलत दी और ज़िंदगी दी तो आप ही के साथ जो है उसके अंदर शिरकत की जाएगी, और उसमें मज़ीद जो मालूमात हैं और मज़ीद जो सिफारिशात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।